गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से आज ये सभी लोग फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक सेकंड रुकिएगा जरा बस। गुड मॉर्निंग रवि। वेरी गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग हर्षित। राम राम सर जी हंस। राम राम भाई, राम राम। चलिए जल्दी से एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो। और आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कंप्रेसर की लास्ट क्लास होगी। और कंप्रेसर आपका जो लगभग 7 या 8 दिन से चल रहा था, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और मैं अगर आपसे बताऊं कि अभी तक के जो बड़े टॉपिक थे, कंप्रेसर भी उन्हीं में से एक था। अब कोई भी ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं। मैक्सिमम 2 से 3 क्लास और आपका एक टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, जो बड़े टॉपिक थे आपका कंप्रेसर उनमें से एक था। और ये समझो कि कंप्रेसर कंप्लीट हुआ। अब कोई भी इतना बड़ा टॉपिक आपका है नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्लास लगेंगी और आपके एक एक टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी गुड मॉर्निंग ललित। गुड मॉर्निंग पंकज। ठीक है चलिए बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। और लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ कुछ बातें बता चुका था। और मैं शायद आपको बताने वाला था कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है। ठीक है, हम शायद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करने वाले थे। हर्मेटिकली सील्ड, ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके बच गए थे, पहले एक बार ये देख लेते हैं। डिवाइडिंग ब्लेड किस कंप्रेसर से संबंधित है। डिवाइडिंग ब्लेड इज रिलेटेड टू विच कंप्रेसर। डिवाइडिंग ब्लेड इज रिलेटेड टू विच कंप्रेसर। ऑप्शन ए कहता है स्क्रू कंप्रेसर। बी कहता है रोटरी कंप्रेसर। ऑप्शन सी कहता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। और ऑप्शन डी कहता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर।
चलिए, डिवाइडिंग ब्लेड। तो सबसे पहला हमें जानने की जरूरत है कि डिवाइडिंग ब्लेड होता क्या है। देखते हैं कितने लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर आप समझते हो कि डिवाइडिंग ब्लेड होता क्या है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से, वैसे ब्लेड ब्लेड जो बातें हो रही हैं, तो ब्लेड ऐसा वर्ड हमने कहां पर यूज करा है, आप इस चीज को देखकर भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन हो। ब्लेड शब्द का इस्तेमाल जिस कंप्रेसर में किया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चे जो मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग लोडेड ब्लेड होता है, इसे ही हम बोलते हैं डिवाइडिंग ब्लेड। ये जो ब्लेड आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लोडेड ब्लेड लगा हुआ है और इसे ही बोला जाता है, इस स्प्रिंग लोडेड ब्लेड को ही हम बोलते हैं डिवाइडिंग ब्लेड। इसे ही बोला जाता है डिवाइडिंग ब्लेड। तो ये बात याद रखिएगा कि स्प्रिंग लोडेड ब्लेड जो होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग ब्लेड। ठीक है, तो स्क्रू कंप्रेसर में नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल में नहीं होता है, रेसिप्रोकेटिंग में नहीं होता है, ये आपके रोटरी कंप्रेसर में होता है। तो डिवाइडिंग ब्लेड का इस्तेमाल किस कंप्रेसर में किया जाता है, तो आप बोलोगे रोटरी कंप्रेसर में डिवाइडिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है अंकित, वेरी गुड। श्याम ठीक है, ब्रजेश वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्टेशनरी ब्लेड टाइप कंप्रेसर में प्रयुक्त डिवाइडिंग ब्लेड में किस प्रकार की गति होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो डिवाइडिंग ब्लेड होता है, इसका मोशन किस तरह का होता है। द टाइप ऑफ मोशन इन डिवाइडिंग ब्लेड। सिंपल स्ट्रेट लाइन, बोलो भाई क्या आंसर होगा। स्टेशनरी ब्लेड टाइप कंप्रेसर में प्रयुक्त डिवाइडिंग ब्लेड में किस प्रकार की गति होती है। सरल रेखीय गति होती है, घूर्णीय गति होती है, रेसिप्रोकेटिंग गति होती है, या ऑप्शन डी कहता है कि कोई गति नहीं। द टाइप ऑफ मोशन इन डिवाइडिंग ब्लेड, स्ट्रेट लाइन मोशन, रोटरी मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और ऑप्शन डी कहता है नो मोशन, कोई गति नहीं होती है। किस तरह का मोशन इसमें होता है। ठीक है, तो बच्ची क्या करता है, ये लगातार रेसिप्रोकेट करता रहेगा। ठीक है, जब आप इसे ध्यान से देखोगे
चलिए, तो इसका कांटेक्ट लगातार रोलर के साथ बना रहेगा और रोलर इसके अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। तो ब्लेड क्या करता है आपका, रेसिप्रोकेट करता है, यानी कि आगे पीछे लगातार चलता रहेगा। तो अगर हम डिवाइडिंग ब्लेड के मोशन की बात करते हैं तो ये होती है रेसिप्रोकेटिंग गति, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन। द टाइप ऑफ मोशन इन डिवाइडिंग ब्लेड इज, तो ये आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट को घूर्णीय गति द्वारा कंप्रेस किया जाता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप बिल्कुल कर सकते हो। चलिए जल्दी से देखो क्वेश्चन और आंसर बताओ मुझे। निम्न में से किस प्रकार के कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट को घूर्णीय गति द्वारा कंप्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ऑप्शन बी रोटरी कंप्रेसर, ऑप्शन सी स्क्रोल कंप्रेसर और ऑप्शन डी अपकेंद्री कंप्रेसर यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो घूर्णीय गति नाम ही क्या है, घूर्णीय गति, रोटरी मोशन, ठीक है। किससे मिलेगा, रोटरी कंप्रेसर से, ठीक है। उसी में तो रोलर घूम रहा है ना अंदर। वेरी गुड। ठीक है महेश, रवि, अभय, वेरी गुड। आसान क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सोल्व हो जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग आपको पता है, स्क्रोल आप जानते हो किस तरह का मोशन होता है, रोटरी मैंने आपको दिखा दिया, सेंट्रीफ्यूगल का डिस्कशन हम लोगों को करना ही है। तो ये आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। तो निम्न चित्र में स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर को दर्शाया गया है, इसमें प्रदर्शित एक्स भाग का नाम बताइए, ठीक है। आपको एक्स का नाम बताना है यहां पर। व्हाट इज एक्स? ऑप्शन ए कहता है एक्स पिस्टन है, ऑप्शन सी कहता है एक्स रोलर है, ऑप्शन बी कहता है एक्स ब्लेड है, और ऑप्शन डी कहता है एक्स जो है ये आपका सिलेंडर है। तो पिस्टन तो ये होगा नहीं, रोलर भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है, क्या है भाई, ब्लेड ही तो है। क्या करता है, ये आपका डिवाइडिंग ब्लेड है,
और ये क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है अंगद, वेरी गुड। चलिए, तो अगर x की हम बात करेंगे, x यहाँ पर क्या है, ये आपका डिवाइडिंग ब्लेड है, और ये क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। एक्स आपका यहाँ पर डिवाइडिंग ब्लेड है, और इसका जो मोशन होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। एक्स यहाँ पर डिवाइडिंग ब्लेड है, और इसका जो मोशन होता है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। बोला भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या कहीं कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, एक्स द्वारा निर्दिष्ट भाग का क्या नाम है। ठीक है, आपको एक्स बताना है, और आप देख सकते हो यहां पर ये व्हाट इज एक्स। तो एक्स यहां पर रोलर है, एक्स यहां पर हाउसिंग है, एक्स यहां पर ब्लेड है, या एक्स यहां पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है। व्हाट इज एक्स? एक्स यहां पर क्या है? चलिए एक बार डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये जो आपका डायग्राम है ना, ये आपका है रोटरी वाला केस, और आपका स्टेशनरी, नहीं ये वाला रोटरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, ये वाला डायग्राम है ये आपका। तो एक्स बच्चे बेसिकली यहाँ पर जो दिखाना चाह रहे हैं ना, ठीक है, एक्स यहाँ पर ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें हाउसिंग होती है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि रोलर का इसमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऐसा भी नहीं है, तो एक्स यहाँ पर क्या है, हाउसिंग। ब्लेड तो इसमें नहीं लगी है, ठीक है, ना ही ब्लेड को पॉइंट कर रहा है, ना रोलर को कर रहा है। ये इस बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा है, इसे हम बोलते हैं हाउसिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए सी पार्ट हमारा सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोटरी कंप्रेसर का मुख्य भाग है। अब ये तो आसान है, द मेन पार्ट ऑफ द रोटरी कंप्रेसर इज। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसे तो आप ऐसे ही कर दोगे। देखिए, रोटरी कंप्रेसर और जहां आपको दिख जाए ब्लेड, तो ज्यादातर यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो रोटरी कंप्रेसर में जो सीलिंग ब्लेड होता है, ये इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, भाग तो इसके सारे ही होते हैं, डिस्चार्ज वाल्व, सक्शन वाल्व, कनेक्टिंग वाल्व, सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है, अगर इसकी हम बात करेंगे, सीलिंग ब्लेड इसका मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट इसका सीलिंग ब्लेड होता है। चलिए, रोटरी कंप्रेसर में रोलर किसके साथ संकेंद्रित होता है? ठीक है, संकेंद्रित को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। तो पूछा गया है कि रोलर जो कॉन्सेंट्रिक होता है रोटरी कंप्रेसर में, ये किसके साथ होता है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये शाफ्ट के साथ कॉन्सेंट्रिक होता है रोटरी कंप्रेसर। देखिए, इंपेलर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसे तो सीधे ही हटा दो। ब्लेड के साथ होना, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो रोटरी कंप्रेसर जो होता है आपका, ये शाफ्ट के साथ
कोसेंट्रिक होता है, कंसेंट्रिक। सेकेंद्रित। रोटरी कंप्रेसर जो होता है, इसमें लगा हुआ रोलर ये शाफ्ट के साथ कोसेंट्रिक होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो ये सारी कहानी तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर ये मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए, आज आज मुझे आपको बताना था सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसकी एक बार वर्किंग देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की जो वर्किंग होती है ये किस तरह से होती है। ठीक है, तो बच्चे एक तो याद रखिएगा कि इम्पेलर, इम्पेलर, ठीक है, एक डिफ्यूजर और एक वॉल्यूट केसिंग, ये तीन पार्ट जो लगे होते हैं ये कहां पर लगे होते हैं, तो आप बोलोगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लगे होते हैं। ठीक है, इम्पेलर, डिफ्यूजर और आपका तीसरा यहां पर कौन सा है, वॉल्यूट केसिंग। ये तीनों जो लगे होते हैं ये आपके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लगे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे याद रखना है आपको कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा, जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो यहां से एंटर करता है, इसे हम बोलते हैं आई ऑफ द इम्पेलर। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट होगा वो यहां से एंटर करता है, ये बहुत तेजी से रोटेट करता रहेगा और जैसे ही रेफ्रिजरेंट इसमें एंटर करेगा ये इसे सेंटर से दूर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, और आप यहां पर देख सकते हो कि इस तरह से एंटर करा और ये घूम रहा है। ठीक है, सेंटर से दूर की तरफ फेंकता रहेगा, तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी और प्रेशर कम होगा जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करती रहेगी और इसका प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेफ्रिजरेंट या आपका वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो इसके सेंटर यानी कि यहां से एंटर करेगा। ठीक है, ये घूमता रहेगा, तेजी से घूमता रहेगा और रेफ्रिजरेंट सेंटर से दूर जाता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ आप देख रहे हो तो यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और इसी वजह से इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफ्यूजर। ठीक है, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी और प्रेशर का सम कांस्टेंट रहता है, अगर एक डिक्रीज करता है तो दूसरा इंक्रीज करेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, लेकिन प्रेशर बढ़ता रहेगा और जब इससे बाहर निकलेगा तो इसका प्रेशर काफी बढ़ जाता है। तो ये आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ठीक है, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स और है वो भी जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है दीज कंप्रेसर्स आर जनरली यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेंट दैट रिक्वायर लार्ज डिस्प्लेसमेंट एंड कंडेंसिंग प्रेशर सच एज R11 और R113। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से रेफ्रिजरेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। R12, ठीक है, R12 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेन बच्चे यहां पर होता है कि अगर कंपैरिजन आपसे कराता है कि आपका जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है या अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करूं तो एग्जामिनर पूछता है कि इन दोनों में से प्रेशर राइज किस केस में ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो बनता है जनरली एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अगर हम कंपैरिजन करें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का, अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो प्रेशर राइज, ठीक है, दाब किसके केस में ज्यादा बढ़ता है, दाब किसके केस में ज्यादा होता है। ठीक है, तो दाब की अगर हम बात करेंगे ये आपका रेसिप्रोकेटिंग के केस में ज्यादा होता है। और कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मास फ्लो रेट की हम बात करते हैं तो वो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में ही ज्यादा होगा।
कौन कौन से रेफ्रिजरेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? R11 के लिए, R113 और R12 रेफ्रिजरेंट के लिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। एक तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि इम्पेलर, इम्पेलर वर्ड कहां पर आया? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आया है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहता है द इनकमिंग गैस एंटर्स द आई ऑफ द स्पिनिंग इम्पेलर। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, इसका जो सेंटर होगा जिसे हम बोलते हैं आई ऑफ द इम्पेलर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फेमस है और एग्जामिनर का फेवरेट है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आई वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आई वर्ड जो आता है ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इम्पेलर के लिए आई वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। द इनकमिंग गैस एंटर्स द आई ऑफ द स्पिनिंग इम्पेलर एंड इज थ्रोन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द पेरीफेरी ऑफ द इम्पेलर। आने वाली गैस इम्पेलर की आंख में प्रवेश करती है और केंद्र प्रसारक बल द्वारा परिधि में फेंक दी जाती है, ठीक है। बाहर की तरफ से फेंक देगा। दैट causes the blade of the impeller to impart high velocity to the gas, also to build up the pressure, ठीक है। जिसकी वजह से वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, प्रेशर भी राइज करता है। From the impeller, the gas then flows into diffuser blade or into a volute where some of the kinetic energy is converted into pressure energy। जैसे कि आपने देखा था कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो किस तरह का है, कुछ इस तरह का है, यानी कि आगे की तरफ एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं अगर एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट यहां पर कर सकते हैं। तो बाकी ये सारी कहानी लिखी हुई है, एक बार हिंदी और इंग्लिश में चेक कर लेता हूँ कि ये ठीक है, इसमें कहीं प्रॉब्लम है। यह परित करने वाले के ब्लेड को गैस को उच्च वेग प्रदान करने का कारण बनता है, दबाव बनाने के लिए भी। परित करने वाले से गैस जहां कुछ गतिज ऊर्जा दबाव में, ठीक है, ये लगभग लगभग सही है। चलिए, essentially in high speed units centrifugal compressor may be directly driven by steam turbine, electric motor और internal combustion engine, ठीक है। इसमें कहता है कि अगर हम हाई स्पीड यूनिट्स की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को अनिवार्य रूप से उच्च गति इकाइयों में भाप टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर या आंतरिक दहन इंजन, ठीक है, इसे चलाने के लिए किन किन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलाने के लिए हम यहाँ पर स्टीम टरबाइन की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी इंजन यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। वर्किंग में आपको बता ही चुका हूं। क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है वो भी एक बार यही लिख देते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि रेफ्रिजरेंट जो एंटर करता है वो इसकी आंख से करता है, यानी कि आई से करेगा, ठीक है। यहां से रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा और ये तेजी से घूमेगा और ये रेफ्रिजरेंट बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब आप जैसे कि यहां पर देख रहे होगे कि इसका एरिया लगातार आगे की तरफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इसी वजह से इसे कहते हैं डिफ्यूजर, ठीक है। तो एरिया जब बढ़ता है, एरिया अगर कम है, अगर मैं इस तरह का कोई क्रॉस सेक्शन बनाता हूं और यहां पर एरिया कैसा है? कम है, एरिया कम है, तो यहां पर वेलोसिटी तो ज्यादा होगी, वेलोसिटी तो ज्यादा होगी, लेकिन प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। और यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी तो कम होगी लेकिन प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में होता क्या है? यहाँ पर गतिज ऊर्जा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कह सकते हो आपकी जो गति जो होती है, जो वेलोसिटी होती है, ये डिक्रीज करती है और दाब क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है ये आपकी प्रेशर ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर। जो गतिज ऊर्जा होती है ये आपकी दाब में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा जो होती है यहाँ पर ये आपकी दाब में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा दाब में बदल जाती है।
ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है। अभी तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन तो देखा नहीं है, लेकिन एग्जामिनर है ना आजकल आप देखोगे ना कि कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ा है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो आपका प्रेशर इंक्रीज करता है वो किस एनर्जी से करता है। तो आप काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा को आप दाब में बदल रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर बिल्कुल बना सकता है, जहां कुछ गतिज ऊर्जा दबाव में परिवर्तित हो जाती है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कोई परेशानी है? तो ये आपका हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखिएगा छोटा सा। अब केंद्रीय कंप्रेसर में वाष्प को घुमाने के लिए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टू रोटेट द वेपर इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर व्हाट इज यूज्ड। क्वेश्चन देखिएगा आसान सा। अब केंद्रीय कंप्रेसर, इसे हिंदी में हम, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर टू रोटेट द स्टीम, टू रोटेट द वेपर, स्टीम नहीं बोलेंगे, टू रोटेट द वेपर व्हाट इज यूज्ड। कहता है पिस्टन, सक्शन वॉल, इम्पेलर या डिस्चार्ज वॉल। तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है आपके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में वेपर को रोटेट कराने के लिए? बोलो भाई जल्दी से, ये तो आंसर आपको ही करना होगा। जल्दी आंसर करो भाई, मैं वेट कर रहा हूं। तभी आगे बढ़ेंगे जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है महेश, वेरी गुड। रवि ठीक है। कविंद्र ठीक है। ललित गलत है भाई, ये तो अंगद गलत है भाई। यार इतना आसान सा क्वेश्चन आप कैसे गलती करते हो, मेरी समझ में नहीं आता है कभी कभी कि आप लोगों का दिमाग रहता कहाँ पर है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में पिस्टन वर्ड तो यूज भी नहीं किया गया है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। घुमाने का सक्शन वॉल्व और डिस्चार्ज वॉल्व से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सक्शन वॉल्व से आएगा, डिस्चार्ज से निकल जाता है, ठीक है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या है? इम्पेलर। इम्पेलर लगा होता है जो घूमेगा और साथ ही साथ आपके वेपर को भी घुमाता है। तो अब केंद्रीय कंप्रेसर में वाष्प को यानी कि वेपर को घुमाने के लिए इम्पेलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारा बी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑल है, और आपको आगे के लिए ये याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है लेकिन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, तो आपको ये याद रखने हैं। स्क्रोल कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करेंगे तो ये डी है, और ये आगे के लिए आपको याद रखना है कि अगर
स्क्रोल कंप्रेसर के एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, स्क्रोल कंप्रेसर के अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इसमें आपका आता है, ठीक है, फूड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, तो ये एग्जाम्पल्स है और आपको याद रखने आगे के लिए कि स्क्रोल कंप्रेसर के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो खाने व फलों के रेफ्रिजरेशन में, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन में, और मरीन कंटेनर्स के समर कंडीशनिंग में, ठीक है। तो इन सभी में इस्तेमाल किया जाता है स्क्रोल कंप्रेसर का। स्क्रोल कंप्रेसर किस तरह का दिखता है मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, दो अंतः संयोजी स्पाइरल द्वारा गैस को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, तो किस में दो स्पाइरल्स लगे हुए थे, दो स्पाइरल का यूज करके किस में कंप्रेशन किया जा रहा था, ठीक है। स्पाइरल्स का यूज करके, स्पाइरल का यूज करके कौन से कंप्रेसर में कंप्रेशन किया जा रहा था। तो क्या स्पाइरल का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में करते हैं, रोटरी में करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग में करते हैं, नहीं, किस में करते हैं, आपके स्क्रोल कंप्रेसर में करते हैं। स्पाइरल्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल जो किया जाता है आपके रोटरी कंप्रेसर में किया जाता है। और एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं स्पाइरल कंप्रेसर में क्या होता है, ठीक है। ये आपका जो था इसे ही हम बोलते हैं स्क्रोल कंप्रेसर, और कुछ इस तरह से घूमता है और यहां पर कंप्रेशन होता है। ठीक है, चलिए। तो ये आपका सारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। कभी कभी एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ल्यूब्रिकेंट्स होता है, ठीक है, जो आपके स्नेक होते हैं, तो स्नेक के टेस्टिंग के लिए हमें किन किन पॉइंट्स का, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट्स की जो टेस्टिंग की जाती है, तो इस टेस्टिंग के लिए हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि ल्यूब्रिकेंट जो होता है इसके अगर मेन प्रॉपर्टी की बात करें या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो ये होती है विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है श्यानता, ठीक है। तो किसी भी ल्यूब्रिकेंट की जो मेन प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो काफी मैटर करती है, ये होती है विस्कोसिटी, जिसे हम कहते हैं श्यानता। फिर बात आती है कि ये विस्कोसिटी होती क्या है इसे निकालते कैसे हैं। तो बच्चे, एक आपकी स्पाइरल ट्यूब होती है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसे गिराया जाता है, ठीक है, और यह कितने टाइम में इसके थ्रू फ्लो कर जाती है, पास कर जाती है, उसका टाइम नोट कर लेते हैं। इससे हम विस्कोसिटी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी टेस्टिंग की जाती है। क्या होता है, एक ट्यूब हमारे पास होगी, मान ली यही है, और इसमें मैंने कोई आपका लिक्विड गिराया, कोई फ्लूइड गिराया, ठीक है, वो इसमें फ्लो करेगा और कितने टाइम में इसके थ्रू पार कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम विस्कोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। बाकी जितने भी आपके लिक्विड होते हैं, या मैं किसी भी रेफ्रिजरेंट की बात करूं या किसी भी फ्लूइड की बात करूं, तो जनरली होता क्या है
अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जनरली होता क्या है, अगर आप तापमान बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, अगर आप तापमान बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाते हो तो श्यानता क्या करती है, घट जाती है। ये आपका नॉर्मली होता है। ठीक है, चलिए, तो विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ थिक द ऑयल इज एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक ए मेजर क्वांटिटी ऑफ ऑयल टू फ्लो थ्रू ए स्टैंडर्ड ओरिफिस एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, श्यानता इस बात का माप है कि तेल कितना गाढ़ा है। ठीक है, और दिए गए तापमान पर एक मानक छिद्र से प्रवाहित होने में तेल की मापित मात्रा को कितना समय लगेगा। Since the viscosity changes with the temperature, the rate of change is denoted by a viscosity index। ठीक है, इसे विस्कोसिटी इंडेक्स के द्वारा हम दिखाते हैं। ठीक है, इसे चिपचिपापन सूचकांक या श्यानता सूचकांक ऐसा वर्ड भी यूज कर सकता है विस्कोसिटी इंडेक्स के लिए। विस्कोसिटी इंडेक्स के लिए श्यानता सूचकांक। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है कि आप कौन सा ल्यूब्रिकेंट ले रहे हो कि ज्यादा टेम्परेचर राइज करने पर इसकी विस्कोसिटी में जो विस्कोसिटी डिक्रीज करती है ये कम करे। होने क्या चाहिए, देखिए होता क्या है, आपका कंप्रेसर रोटेट करे, ठीक है, या पंप, आप किसी भी जगह अगर कोई भी ल्यूब्रिकेंट लेते हो तो इसकी एक विस्कोसिटी होगी। अब टेम्परेचर हर जगह राइज करता है, अगर आप किसी इंजन की बात भी करते हो तो वहां पर भी दहन होता है, तापमान बढ़ता है, कंप्रेसर में भी फ्रिक्शन होगा, कुछ टाइम बाद आपका जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ विस्कोसिटी डिक्रीज तो करेगी ही करेगी, ये तो 101% बिल्कुल फिक्स है कि तापमान बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगी, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा विस्कोसिटी कम हो जाए कि लुब्रिकेंट का जो मेन काम होता है फ्रिक्शन को कम करने का, हीट रिमूवल का, ठीक है, ये सारे पर्पज भी वो फुलफिल ना कर पाए। ठीक है, तो हमें इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो तापमान के प्रभाव को विस्कोसिटी पर दिखाने के लिए वर्ड यूज करते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर होता है ये हमें बताता है कि तापमान का विस्कोसिटी पर कम प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, नंबर जितना ज्यादा होगा, ये ज्यादा नंबर हमें क्या बताता है कि तापमान का विस्कोसिटी पर कम प्रभाव पड़ता है। The higher the viscosity index, the less effect the temperature change has on the fluidity of the lubricating oil। ठीक है, तो चिपचिपापन सूचकांक द्वारा दर्शाया जाता है। चिपचिपापन सूचकांक जितना अधिक होता है, तापमान परिवर्तन का स्नेहन तेल की तरलता पर प्रभाव उतना ही कम होता है। ठीक है, ये नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कम इफेक्ट पड़ता है। नंबर ऐसे होता है जैसे आपका 80, 100, इस तरह से नंबर चलता है। तो नंबर जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा उतना ही कम इफेक्ट तापमान का विस्कोसिटी पर पड़ने वाला है। तो विस्कोसिटी की टेस्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि सबसे मेन प्रॉपर्टी है किसी भी लुब्रिकेंट की। विस्कोसिटी को किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है, एक हमारे पास ट्यूब होगी, उस ट्यूब से किसी भी लिक्विड को बहाया जाता है, ठीक है, उसका फ्लो कराया जाता है और कितने टाइम में से पास कर लेता है इसे नोट करते हैं। फिर हम बात करते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स की। विस्कोसिटी इंडेक्स हमें क्या बताता है कि तापमान का विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जनरली तापमान बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी ही घटेगी। नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। नंबर ज्यादा होने का यहाँ पर मतलब है कि तापमान का विस्कोसिटी पर कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद बच्चे दो वर्ड हम यूज करते हैं, एक आपका होता है फ्लैश पॉइंट और एक आपका होता है फायर पॉइंट। तो ये नाम देखकर ही आप समझ जाओगे कि फ्लैश और फायर हमें क्या बताते होंगे। ठीक है, फायर यानी कि आग लगने की बात कर रहा है, तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि हमारा जो लुब्रिकेंट है ये ऐसा ना हो कि तापमान बढ़े और इसमें आग लग जाए। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करे इसमें आग लग जाए, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इसमें आग नहीं लगनी चाहिए। तो आग लगने के लिए हम नॉर्मली दो वर्ड यूज करते हैं, एक आपका होता है फ्लैश पॉइंट और एक आपका होता है फायर पॉइंट। ठीक है, फ्लैश पॉइंट होता है क्या है, मान लिया आपने किसी चीज को गर्म करना स्टार्ट करा। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं मस्टर्ड ऑयल का। तो आप जब दाल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या रायता बनाते हैं अच्छा सा, तो क्या करते हैं, एक स्पून में, बड़े वाले स्पून में आप लेते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। एक बड़े वाले स्पून में आप इसमें लेते हैं मस्टर्ड ऑयल, बड़े वाले स्पून में आप मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, इसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप कुछ समय बाद पाओगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपने इसे बर्नर पर यानी कि गैस के ऊपर रखकर गर्म करना स्टार्ट करा और आप देखोगे कि थोड़ी थोड़ी इसमें आग लगनी स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्पून हटाओगे ये आग रुक जाती है। ठीक है, तो जिस तापमान पर किसी भी ऑयल का फर्स्ट पार्टिकल जलता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आग अपने आप से नहीं लगती है, आप जैसे ही इसे हटाओगे गैस के ऊपर से स्पून को, तो यहाँ पर आग रुक जाती है। ठीक है, पहला पार्टिकल जला, आपने हटा लिया, आग रुक जाएगी। तो इस तापमान को हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो जिस तापमान पर ऑयल का फर्स्ट पार्टिकल जलता है, फर्स्ट पार्टिकल जलता है, इसे आप कहते हो फ्लैश पॉइंट। लेकिन अगर हीटिंग सोर्स को हम यहां पर हटा लेंगे तो आग रुक जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि जैसे ही आपने इस स्पून को गैस के ऊपर से अलग हटाया तो आग यहीं पर रुक जाएगी, आग लगातार नहीं आगे की तरफ चलेगी। ठीक है, मतलब लगातार नहीं लगती रहेगी। फिर फ्लैश पॉइंट के बाद अगर कुछ देर तक आप इसे और गर्म करते रहोगे तो आपका आता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है कि अगर आपने इस स्पून को गैस के ऊपर से हटा भी लिया तब भी इसमें लगातार आग लगी रहती है। ठीक है, तो किसी भी लुब्रिकेंट के लिए हमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट भी देखना जरूरी होता है। द फ्लैश पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर्स गिवन ऑफ बाय हीटिंग इग्नाइट मोमेंटरली फ्रॉम ए फ्लेम। ठीक है, फ्लैश पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर गर्म करने से निकलने वाली वाष्प एक लो से क्षण भर के लिए प्रज्वलित हो जाती है। द फायर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर सपोर्ट कंबशन। ठीक है, अग्नि बिंदु वह तापमान है जिस पर वाष्प दहन का समर्थन करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप आग पूरी तरह से लग जाती है। ऐसे होगा ना कि आप जैसे कभी आपने दिया जलाया हो, ठीक है, उसमें सरसों का तेल भरा हो, मस्टर्ड ऑयल आपने भरा हो, ठीक है, उसमें एक कॉटन लगाई हो, ठीक है, कॉटन की एक बत्ती बनाकर लगाई हो, फिर आपने उसे माचिस से जलाने की कोशिश की हो, तो आप देखते हैं कि अचानक से आग लगती है, लेकिन आप माचिस की तीली हटा लो वहां से तो आग वहीं रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि आग लगी रहेगी। तो आपको जब वो थोड़ी थोड़ी सी आग लगनी स्टार्ट होती है, कुछ देर तक आपको और यहाँ पर माचिस की तीली उसके नीचे रखनी होती है। ठीक है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप अगर तीली हटा भी लोगे तब भी आग लगी रहती है। ठीक है, तो जहां पर जस्ट ये फ्यूल जलना स्टार्ट होता है, जहां पर ये ऑयल जस्ट जलना स्टार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं फ्लैश, और जहां पर ये लगातार जलता रहता है इसे हम बोलते हैं फायर पॉइंट। ठीक है, तो ये सब चीज के लिए होता है, ये लुब्रिकेंट के लिए भी है, ये पेट्रोल के लिए भी है, ये डीजल के लिए भी है। ठीक है, अगर किसी चीज को हम जलाने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों तापमान, ये दोनों टेम्परेचर हर जगह आते हैं। तो फ्लैश बस जलेगा, ठीक है, बस जलना स्टार्ट हुआ है, अगर आप इसे उष्मा का जो सोर्स दे रहे हो, जो हीटिंग सोर्स दे रहे हो, अगर इसे हटा लेते हो तो आग यहीं पर रुक जाती है। फ्लैश पॉइंट के बाद आता है फायर पॉइंट, अगर आप थोड़ी देर और गर्म करोगे तो इसमें आग लगी रहती है। ठीक है, और ये फिर हमेशा के लिए जलता रहेगा जब तक ये इसका मास पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हो जाता है। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बारे में भी हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपका पावर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट। पावर पॉइंट बच्चे वह पॉइंट होता है जिस पर आपका जो लुब्रिकेंट है ये जम जाएगा, और क्लाउड पॉइंट होता है इसमें अगर वैक्स कंटेंट है, ठीक है, अगर इसमें वैक्स यानी कि मोम मिला हुआ है,
अगर इसमें वैक्स यानी कि मोम मिला हुआ है और ये वैक्स कंटेंट अगर ल्यूब्रिकेंट से सेपरेट होता है तो इसे हम बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। ठीक है, पोर पॉइंट क्या होगा, जहां पर ये जम जाता है, सोलिडिफाई हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो पोर पॉइंट क्या है? द पोर पॉइंट शोज हाउ फ्लूइड ए लुब्रिकेटिंग ऑयल कैन बी एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि ये अपनी तरल अवस्था में कितने कम तापमान पर भी हो सकता है, ये हमें बताता है पोर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अगर तरल है तो बह सकता है, और अगर ये सोलिडिफाई हो गया यानी कि फ्रीज कर गया तो ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा। द पोर पॉइंट शोज हाउ फ्लूइड ए लुब्रिकेटिंग ऑयल कैन बी एट वेरी लो टेम्परेचर। पोर पॉइंट दिखाता है कि एक चिकनाई वाला तेल बहुत कम तापमान पर कितना तरल हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर तापमान को हम लगातार कम करते रहेंगे, अगर टेम्परेचर लगातार डिक्रीज करता रहेगा तो आपका जो जो भी कोई तरल है ये आपका ठोस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई आपके आसपास यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप बहुत ठंडी जगह जाते हो तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ती है। ये जनरली एक ल्यूब्रिकेंट की बात हो रही है, ये एक जनरली स्नेहक की बात हो रही है। अब ये स्नेहक आपका किसी भी तरह का हो सकता है, आप कंप्रेसर में यूज कर रहे हो, आप इंजन में यूज कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी आप यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, द लोअर द विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल द लोअर इज इट्स पोर पॉइंट। ठीक है, जितनी कम विस्कोसिटी होती है उतना ही कम इसका पोर पॉइंट होता है। क्लाउड पॉइंट, क्लाउड पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर मोम तेल, ठीक है, या मोम जैसा पदार्थ मोम तेल से अलग होना शुरू हो जाता है। एक उच्च ग्रेड परिशीतन तेल लगभग स्पष्ट होता है, ये क्लियर होता है, ये साफ होता है, लगभग साफ होता है, यानी कि इसमें वैक्स मोम बहुत कम मिला हुआ होता है। तो हमें विस्कोसिटी का टेस्ट करना पड़ता है, हमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट देखना पड़ता है, हमें उसका पोर पॉइंट देखना पड़ता है, हमें उसका क्लाउड पॉइंट देखना पड़ता है। ये सारी चीजें हमें टेस्ट करनी पड़ती हैं एक ल्यूब्रिकेंट के लिए। बोलो भाई, इसमें अगर कोई भी आपका डाउट है किसी पॉइंट में तो आप बिल्कुल बता सकते हो। विस्कोसिटी, श्यानता, हर एक चीज को आपको अच्छे से देखना है। और अभी देख लो, क्योंकि फिर मैं इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, और अगर आप नहीं बताओगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। क्यों भाई? अगर आप इस चीज को नहीं बताओगे तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। क्यों अंगद जी, आपका क्या विचार है? चलिए, तो मैं मानकर चलता हूं कि ये पॉइंट आप सारे समझ गए हो। तो आते हैं क्वेश्चन पर। लिस्ट आपके पास है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, ये विस्कोसिटी, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये आपका हो गया पावर पॉइंट, ये आपका हो गया क्लाउड पॉइंट। ठीक है, देखो ऑयल में बादल जैसा धुआं उत्पन्न होना, हिंदी जो भाषा है और ये जो ट्रांसलेट करने के बाद निकलती है ना, इसका एक अलग ही मजा है। ये कहना चाहता है आपसे क्लाउड पॉइंट, बादल, क्लाउड, क्लाउड क्या होते हैं? बादल, बादल जैसा धुआं उत्पन्न होना। ठीक है, लेकिन किसके लिए होता है? लेकिन होता किसके लिए है? ये आपका वैक्स कंटेंट के लिए होता है। क्लाउड पॉइंट ये होता है किसके लिए आपका? ये होता है वैक्स कंटेंट के लिए। पोर पॉइंट बहाव बिंदु, ठीक है, लेकिन किसके लिए हम बात करते हैं? ये सोलिडिफाई ना हो जाए,
ये सोलिडिफाई ना हो जाए, यानी कि जम ना जाए। डाई इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक वर्ड यहां पर भी यूज हुआ है। और विद्युत आप जानते ही हो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और विस्कोसिटी मैं आपको बता ही चुका हूं, श्यानता। ठीक है, क्या देखते हैं कि हाउ थिक इज द ल्यूब्रिकेंट इज। थिकनेस बेसिकली हमें थिकनेस के बारे में बताता है। तो विस्कोसिटी यहां पर रिलेट करती है थिकनेस से, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विद्युत प्रतिरोध से, पावर पॉइंट बहाव बिंदु, यानी कि कब तक ये बह सकता है, तापमान आप कम करोगे तो ये कितने कम तापमान पर भी बह सकता है, ये हमें बताएगा बहाव बिंदु। ठीक है, अगर टेम्परेचर आप ज्यादा कम कर दोगे तो क्या ये बह पाएगा, नहीं बह पाएगा। ठीक है, तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4। तो जिस तरह से लिखे हुए हैं ये इनकी करेक्ट मैचिंग है। और यहां पर अगर सही ऑप्शन की हम बात करेंगे तो ए पार्ट हमारा यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो जिस तरह से लिखे हुए हैं ये इनकी बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है, और इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ए पार्ट है ये बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड कविंद्र। ठीक है, ठीक है अजय, आकाश, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सर मेरा कॉलेज होता है मैं। ठीक है यार, वो आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिएगा, बस क्लास आपको कवर करनी है। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, किस तरह से कवर करनी है ये आपके ऊपर है, लेकिन कवर करनी है, बस इतना ही मैं आपसे बोलूंगा। क्यों भाई, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब आप कभी भी तैयारी करते हैं तो टाइम को मैनेज करना। ठीक है, कौन प्रायोरिटी अपने ऊपर रखना है, किस चीज के लिए आप ज्यादा समय देना चाहते हो, किस चीज के लिए कम समय देना चाहते हो, तो ये काफी मैटर करता है। और ये सारा डिसीजन आपका होता है कि आप किस चीज को ऊपर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि आपके जीवन में आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हो सकता है कि आपके पास पहले से इतना पैसा हो कि छोटी मोटी नौकरी आपकी कोई हेल्प ही ना कर पाए, आप बस पढ़ते हैं क्योंकि अभी उम्र है पढ़ने की तो पढ़ाई कर ले रहे हैं, बाकी आपको बिजनेस करना है, या आपके लिए जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब है ये बहुत मायने रखती है। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप अपने जीवन में किस चीज को कितना महत्व देते हैं। और सिलेक्शन लेना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बस ये आपका थोड़ा सा रूटीन सही करना है, मेहनत करनी है, चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेकर आना है, बस इतना ही है। कौन कितनी मेहनत करता है, किस तरह से करता है, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि सिलेक्शन सभी का हो जाता है। अगर कोई बच्चा लगातार पढ़ाई करता रहेगा, लगा रहेगा चीजों में, तो सिलेक्शन हर किसी का होता है। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड में या थर्ड में। और मैंने जो देखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है ना जो अपने कॉलेज टाइम में, अपने स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से मेहनत किए हुए होते हैं। तो मेहनत हर कोई करता है। कुछ बच्चों को लगता है कि भाई इसने तो तैयारी की और इसका पहली बार में सिलेक्शन हो गया, तो ये पहली बार में आपको दिख रहा है ना, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कब से वो उन चीजों के लिए लगा हुआ है, तो वो सारी चीजें मायने रखती हैं। चलिए एक बार यहाँ तक देखो जल्दी से, और बताओ मुझे किसी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
चलिए ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं बच्चे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और ये आपका है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, अनुमापी दक्षता, या कभी कभी सिंपल लिखेगा वॉल्यूमेट्रिक दक्षता। ठीक है, तो वैसे तो क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, सक्शन वॉल्यूम अपॉन सेप्ट वॉल्यूम की आप बात करते हो, लेकिन कुछ कुछ बातें और जान लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को घुमा देता है। अगर लिखने की बात करेंगे तो हिंदी में भी कभी कभी से वॉल्यूमेट्रिक दक्षता इस तरह से लिख देता है। ठीक है, तो आज मैं इसे थोड़ा सा आपको पीवी डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और कुछ चीजें हम यहाँ पर इससे रिलेट करेंगे, क्या होती है किस तरह होती है, ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए थोड़ा समझिएगा। तो बच्चे कंप्रेसर के लिए, अगर किसी भी कंप्रेसर के लिए हम एक पीवी डायग्राम बनाए, किसी भी कंप्रेसर के लिए अगर हम एक पीवी डायग्राम बनाते हैं, वर्टिकल एक्सिस पर हम लेते हैं पी यानी कि प्रेशर, और जिसे बोला जाता है दाब, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो हम लेते हैं ये आपका होता है वॉल्यूम, जिसे बोला जाता है आयतन। ठीक है, तो कंप्रेसर के लिए अगर आप पीवी डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनता है। डायग्राम कैसे बना ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, और पेपर में आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जामिनर नहीं पूछने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन मैंने तो कभी देखा नहीं है, और ना ही आएगा।
चलिए ध्यान से देखना, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए कुछ फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली इस डायग्राम की मैं हेल्प लूंगा आपको समझाने के लिए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है और किसी पैरामीटर को अगर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो इसीलिए इन चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, तो बच्चे ये आपका जो होता है, ठीक है, ये आपका बेसिकली कंप्रेसर लगा हुआ है और ये आपका होता है सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, यानी कि चूसण स्ट्रोक जो होता है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चूसण स्ट्रोक किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपका वही होता है, ये आपका चूसण स्ट्रोक होगा, ठीक है। यानी कि जब कंप्रेसर के अंदर कोई चार्ज आएगा, अगर एयर आप कंप्रेस कर रहे हो तो एयर आएगी, ठीक है, जो भी चीज आप कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, वो आती है। तो जो वो आती है वो आपकी होती है इफेक्टिव स्वैप्ट वॉल्यूम, ठीक है, जिसे हमने सक्शन वॉल्यूम कहा, ठीक है। तो ये आपका होता है एक्चुअल वॉल्यूम या सक्शन वॉल्यूम आप बोलते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ इतनी आती है, आनी इतनी चाहिए थी, स्वैप्ट वॉल्यूम इतनी होती है, आनी इतनी चाहिए थी, लेकिन वो आ सिर्फ इतनी ही पाती है। एक बार फिर से सुनना कि आपका जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर जो हवा आती है कंप्रेस होने के लिए, जब कोई रेफ्रिजरेंट आता है कंप्रेस होने के लिए, वो सिर्फ इतने ही पार्ट के लिए आता है, ठीक है। आना इतना चाहिए था, आना यहां से लेकर यहां तक चाहिए था, लेकिन यहां से लेकर यहां तक सिर्फ इतना ही आता है, ठीक है। और इसका रेशियो और इसका रेशियो ही क्या कहलाता है, इसे ही हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था, ठीक है, ये एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था। चलिए ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी चीजें, चलो आप उसे रहने ही दो, और चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी और 1 घंटा और लग जाएगा। मैं आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता हूं। तो आप सिंपल ये समझ लो कि जो हम बार बार बोलते हैं कि सक्शन वॉल्यूम नीटा वॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम सक्शन अपॉन वॉल्यूम डिस्चार्ज या स्वैप्ट वॉल्यूम आप बोलते हो, तो यही आपका क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, नीटा वॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल टू 1 + c - c p हायर अपॉन p लोअर की पावर 1/n, और एक दूसरा होता है 1 + c - c v1/v2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं जिनकी हेल्प से हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालते हैं। तो द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस एंटरिंग द सिलेंडर टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो इसका रेशियो ये आपकी एक्चुअल वॉल्यूम होती है, ठीक है, इतना जो सिलेंडर के अंदर आती है और आना इतना चाहिए था। तो इन दोनों का जो रेशियो आप निकालते हो, इन दोनों का जो अनुपात आप निकालते हो, यही आपकी होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सिलेंडर में प्रवेश करने वाली गैस की वास्तविक मात्रा और विस्थापन की मात्रा के अनुपात को वॉल्यूमेट्रिक दक्षता कहा जाता है। इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीजेस द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीजेस। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पेपर में यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। If the clearance volume increases, the volumetric efficiency of the compressor comes down and hence its capacity also drop, ठीक है। Also the compression ratio increases, अगर हम compression ratio को भी इंक्रीज करते हैं तो उस केस में भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो दोनों पॉइंट ये याद रखिएगा, अगर आप कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। क्लियरेंस वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करते हो उस केस में भी आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है डिक्रीज करती है, ठीक है। आप इस चीज को यहां से रिलेट कर सकते हो। देखिए ये जो रेशियो है, ठीक है, ये हमें कंप्रेशन रेशियो दे सकता है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो देखना, अगर मैं कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ाता हूं, पी हायर क्या होता है और पी लोअर क्या होता है। पी हायर होता है कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर और पी लोअर होता है कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं पी हायर बढ़ाता हूं यानी कि पीएच की वैल्यू बढ़ाता हूं, तो यहां पर नेगेटिव में जो टर्म है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मैं इस रेशियो को बढ़ा देता हूं, अगर मैं इस रेशियो को बढ़ाता हूं तो यहां पर नेगेटिव में जो क्वांटिटी है ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसी तरह से बच्चे यहां पर इसे हम रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम से।
अगर वॉल्यूम V1 हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर कंप्रेसर के इनलेट पर वॉल्यूम इंक्रीज कैसे कर सकती है, अगर जो चार्ज अंदर आ रहा है, ठीक है, जो गैस अंदर आ रही है कंप्रेस होने के लिए, अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी गैस की। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, बाकी फॉर्मूले याद कर लेना क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर कभी कभी पूछ ले। ठीक है, और पॉइंट सीधे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें आप परेशानी हो जाओगे, 10 चीजें आपको और जानने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो याद रखना, अगर क्लियरेंस वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। क्लियरेंस वॉल्यूम VC अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करता है, अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करता है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करती है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो टू मच स्पेस बिटवीन सिलेंडर वॉल एंड पिस्टन वॉल, अगर सिलेंडर वॉल के बीच में, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, उस केस में भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर लीकेज बहुत ज्यादा हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। अगर कंप्रेसर की स्पीड ज्यादा है तो तब भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। अगर सिलेंडर गर्म होता है तब भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। स्पीड अगर कंप्रेसर की ज्यादा है तो गैस को अंदर आने के लिए प्रॉपर टाइम मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, मान ली मैंने कहा कि एक छोटा सा गेट है और 100 बच्चे आते हैं इसमें। ठीक है, 1 मिनट में इस गेट से 100 बच्चे घुस जाते हैं। ठीक है, वही मैं अगर कहूँ कि गेट 30 सेकंड के लिए खुला है तो कितने बच्चे आएंगे, कम बच्चे आएंगे। तो सेम वही कहानी होती है, अगर कंप्रेसर धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, तो वॉल्व खुलेगा, गैस आएगी, कंप्रेशन होगा। ठीक है, अगर वहीं बहुत तेज तेज चल रहा है तो वॉल्व के खुलने और बंद होने का जो टाइम है ये भी कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। तो कंप्रेसर स्पीड अगर बढ़ेगी तो उस केस में भी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, द फैक्टर्स विच रिड्यूस द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर, एक कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता को कम करने वाले कारक हैं। सिलेंडर की दीवार और पिस्टन की दीवार के बीच बहुत अधिक जगह है, वॉल्व के माध्यम से बहुत अधिक रिसाव, कंप्रेसर की बहुत तेज गति, सिलेंडर हीटिंग, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं डाउट है? तो आपको जो याद रखना है, सिंपल सिंपल याद रखो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि स्टार्टिंग में मैंने आपको डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर, ठीक है, इनका रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, आप एक तो याद नहीं करते हो पुरानी चीजें। ठीक है, डिस्चार्ज प्रेशर, जो प्रेशर हायर प्रेशर में लिख रहा हूं ना वो बेसिकली डिस्चार्ज प्रेशर होगा। ठीक है, ज्यादा प्रेशर को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर। ये ज्यादा प्रेशर जो होता है इसी कहा जाता है डिस्चार्ज प्रेशर, और सक्शन प्रेशर जो होता है इसे हम कहते हैं लोअर प्रेशर। ठीक है, बेसिकली दो तरह के प्रेशर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक आपका डिस्चार्ज प्रेशर, ये जो हायर प्रेशर में लिख रहा हूं इसे ही हम बोलते हैं डिस्चार्ज प्रेशर, और जो PL लिख रहा हूं इसे ही हम बोलते हैं लोअर प्रेशर। चलिए, मुझे इस पर बताना था कि ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इनका आंसर आप किस तरह से करोगे। एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक दक्षता निर्भर करती है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट बिल्कुल करेगी भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट बिल्कुल करेगी, टेम्परेचर पर बिल्कुल करती है, क्लियरेंस वॉल्यूम पर बिल्कुल करती है, यानी कि ऑप्शन आपका होगा डी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी
क्लियरेंस और लगा दिया है, बाकी इसका कोई जरूरत दिखती नहीं। एफिशिएंसी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डिपेंड्स ऑन, ठीक है। ऑप्शन ए प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, बी ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और सी क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें इन सभी चीजों पर ये डिपेंड करती है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी। और सीधा आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करती है, ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम, ये सभी चीजें जो हैं ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर बिल्कुल प्रभाव डालती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी ऑल ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्लियरेंस प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हम जो क्लियरेंस रखते हैं ये किस लिए रखते हैं? वॉल्यूमेट्रिक दक्षता सुधारने के लिए, कंप्रेसर का जीवन काल बढ़ाने के लिए, वॉल्व लगाने के लिए, कंप्रेसर की बिजली की खपत करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे अगर मेन हम पर्पस की बात करें कि क्लियरेंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ये होता है आपका वॉल्व लगाने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ऊपर की तरफ हम कुछ खाली स्पेस नहीं रखते हैं, ठीक है, तो उस केस में पिस्टन जाएगा ऊपर तक और जाकर यहाँ सीधा टकराएगा। तो यहाँ पर वॉल्व वगैरह जो लगे हुए हैं, सिलेंडर हेड जो है इसे क्या कर देगा? डैमेज कर देगा, इसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगर हम ऊपर की तरफ खाली स्थान नहीं रखते हैं, अगर ऊपर की तरफ हम एक खाली स्पेस नहीं रखते हैं, तो इस केस में पिस्टन आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मान लिया मैंने यहाँ पर वाल लगा दिए हैं और ये पिस्टन जाएगा सीधा इनसे भिड़ जाएगा और सिलेंडर हेड को क्या कर देगा? डैमेज कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। सिलेंडर हेड को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए वॉल्व को लगाने के लिए ऊपर हम क्या करते हैं? क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो पिस्टन है सीधा ऊपर तक सिलेंडर हेड तक ना जाए और इन सभी कंपोनेंट्स को, इन सभी पार्ट्स को बेकार ना कर दे। तो ये बच्चे कंप्रेसर की कहानी थी जो कि लगभग काफी दिनों से चली आ रही थी और आज हमने फिर भी कोशिश करके इसको पूरा कंप्लीट किया है। तो मेरा यहाँ तक काम कंप्लीट हो जाता है, नोट्स आपके रेडी हैं, ठीक है, ये जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले ये नोट्स पढ़ने हैं, अच्छे से इन्हें याद करना है, जो क्वेश्चन है उन्हें एक बार समझना है और अगली क्लास से हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा इवेपोरेटर, इवेपोरेटर के बाद कंडेंसर। अब आपके जितने भी टॉपिक्स बचे हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, ओके अंगद। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं और मिलेंगे कल सेम टाइम पर।